नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे के द्वारा जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो एनटीपीसी यानी कि रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, उसकी एक वीडियो लेकर आइए, कंप्लीट वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसका भी एग्जाम है एनटीपीसी का, ये वीडियो आप देख लीजिए। क्योंकि रेलवे में चाहे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जेई में जो भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं ना, मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं और ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंगीकृत किए जाने के समय, अंगीकृत का मतलब होता है तैयार यानी कि अडोप्ट किए जाने के समय, भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें अंगीकृत को अपनाया भी जा कह सकते हैं आप कि अपनाए जाते हैं समय, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। बेसिकली ये पूछा गया है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे। उसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत का जो संविधान है ना, ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1950 को। आपको पता है कि तैयार ये 1949 में हो गया था, हमने अंगीकृत कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, लेकिन पूर्णतः ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, फीचर्स लिए गए हैं। क्योंकि जो हमारा संविधान है, हमारे जो संविधान सभा में जो भी लोग थे, उन्होंने पहले अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, उसमें से जो अच्छी चीजें थी उसे हमने अपनाई। तो भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 10 देशों से ली गई हैं। 10 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। इन 10 देशों से, 10 देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है। अब आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो किसने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत के लिए, जो भारत का संविधान बने, उसके लिए संविधान सभा का गठन हो। ये प्रस्ताव किसने रखा था सबसे पहले? तो ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था किसने? एम एन रॉय ने। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो भारत में औपचारिक रूप से एम एन रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा का गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया था। और 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। पर ऑफिशियल रूप से यानी कि औपचारिक रूप से एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। अब आगे चलते हैं कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी किसके पास थी? तो ये थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो जितनी भी जो समितियां बनी थी ना, उनके जो अध्यक्ष हैं वो पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो इनका काम क्या था? तो संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, और इन समितियों तथा इनके अध्यक्ष आप देख लीजिए इस प्रकार हैं। तो जो यूनियन पावर कमेटी है, संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स की एडवाइजरी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार हेतु जो उप समिति बनी थी, एक सब कमेटी भी बनी थी, उसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यों की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, माइनॉरिटी की जो सब कमेटी थी, उसके अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति की जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति के लिए जो थे एस वरदाचारी थे। संविधान निर्माण सभा के जो कमेटी के अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ भी आपको ई बुक मिल जाएगी। मैंने पूरा करंट अफेयर पढ़ा दिया है पूरे साल का,
पिछले जनवरी से दिसंबर 2024 का और जनवरी से अप्रैल तक का भी। ये आपको पूरी जो वीडियो है ना, ये उस पर यूट्यूब चैनल पर फ्री है, आप देख लीजिएगा, पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप से, नहीं तो हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर पूछा गया कि आज़ादी के बाद जो भारत की संविधान सभा थी ना, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी, पर जब भी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप समझ लीजिए कि वो परमानेंट अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, ये टेम्पररी एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे कि जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक आप अध्यक्ष हैं। तो 9 दिसंबर को इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो अभी हमने पढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष तो हमने पढ़ लिए, कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन वो अध्यक्ष थे, जो कमेटी थे उसके कुछ सदस्य भी होंगे ना, सदस्य के एक अध्यक्ष थे, लेकिन जो उसके सदस्य थे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मसौदा समिति है यानी कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है संविधान सभा की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सदस्य कौन नहीं थे वो आपको बताना है। तो AV ठक्कर इसके सदस्य सदस्य नहीं थे। देखिए सदस्य कौन कौन थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी का। अध्यक्ष कितने थे? तो सॉरी, इसके सदस्य कितने थे? तो अध्यक्ष सहित इसके अन्य सदस्य 7 थे। तो कौन कौन थे? देखिए अध्यक्ष कौन है आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। इनको मिलाकर टोटल 7 सदस्य बनते हैं। तो देखिए अध्यक्ष को मिलाकर तो कौन कौन थे वो? N गोपाल स्वामी अल्लाह अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव। लेकिन BL मित्र के त्याग पत्र देने पर, मतलब कि BL मित्र के त्याग पत्र देने पर इन्हें बनाया दिया गया था बाद में। BL ने पहले त्याग पत्र दे दिया N माधवराव को। और TT कृष्णामाचारी, इनको भी बाद में बनाया गया था। DP खेतान की मृत्यु होने पर, पहले DP खेतान इसके सदस्य थे पर इनकी मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी को बना दिया गया था। तो जो बाद में बन गए थे आपको उन्हीं के नाम याद रखने हैं। तो अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमने अपने संविधान में संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो किस तिथि को यह पेश किया गया था? तिथि इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। तो यह है 13 दिसंबर। कहाँ पर है? 13 दिसंबर 1946 इसका सही जवाब होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था। तो प्रस्तावना का ये आधार बना था बाद में हमारे। तो प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई थी और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो आगे चलते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह जी, ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वीवी गिरी, ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। जो ऑप्शन में दिए गए ना वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो आगे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो यहाँ पर स्वतंत्र हो ये मतलब कि आजाद भारत का पहला जो बजट था ना, केंद्रीय बजट, ये RK शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला प्रश्न है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 के बाद क्या कहा जाने लगा? आपको पता ही है 1950 में जब 26 जनवरी जो था, 26 जनवरी को हमारा वो संविधान लागू हुआ था, हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे। पर उससे पहले क्या कहा जाता था? तो उससे पहले इसे हमारा स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। स्वतंत्रता दिवस, आप कहेंगे कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए हैं, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहते हैं? तो देखिए ये बात हो रही है 1947 से पहले। क्यों? तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों?
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। यानी कि उस दिन 26 जनवरी के दिन हमने अपने आप को पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी और कहा था अब हम आज़ाद हैं। उसके बाद आज़ादी आने में समय लगा, लेकिन हमारी जो संकल्पना थी, हमारा जो निश्चय था, वो 26 जनवरी को झंडा फहराकर पंडित जी ने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, हम आज़ाद हैं और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इसीलिए आप देखेंगे कि जो संविधान बना, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इस दिन की इतनी महत्वता थी, इसीलिए 26 जनवरी के ही दिन संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बाद में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक थी ना, ये पूछ ली जाती है और बहुत बार पूछी गई है। ये कब आयोजित हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। तो संविधान सभा ने ही मिलकर संविधान बनाया है और जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। तो संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के सदस्य और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि थे। ये सब हमने पढ़ लिया है, अब आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत का मतलब होता है अडोप्ट। अडोप्ट का मतलब होता है एक तरह से पूरा तैयार हो गया, हमने स्वीकार कर लिया। पूरा भी संविधान को लागू नहीं किया गया। स्वीकार करना और लागू करने में फ़र्क है। संविधान पूरा बन गया, सबने चेक कर लिया, हाँ सब सही है, अब इसे हमने स्वीकार कर लिया, ये हमारा संविधान होगा, ये हो गया अंगीकृत करना। अब पूरे भारत में जब लागू होगा वो अलग है, उसको लागू करने की डेट अलग है और अडोप्ट करने की डेट अलग है। यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है और दोनों डेट दी होती है और स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूज़ होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 भी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। इस दिन संविधान लागू हुआ था, अंगीकृत नहीं हुआ था। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमने माना था कि ये हमारा संविधान है और इसी से देश चलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितना टाइम लग गया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च इसमें आया था और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली थी। और जो मूल रूप से संविधान था, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं जो मूल रूप से बना था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अपनाकर भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि तो यही भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला चलते हैं, देखते हैं। तो भारत में एक चीज छूट गई कि सबसे छोटा संविधान किसका है। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसीलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, एनटीपीसी में, कांस्टेबल में, एसआई में, कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है और इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड से अंगीकृत किया गया है। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है ना हमारे संविधान में, ये हमने फंडामेंटल राइट्स, ये किस देश के संविधान से लिए हैं? तो यूएसएसआर, जो अब के समय में रशिया है ना, रूस, उसके संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो देख लीजिए आप, संविधान के जो स्रोत हैं हमने कहाँ कहाँ से लिए, वो मैंने देशों के और जो भी लिया है साथ में मेंशन कर दिया है। तो ब्रिटेन से हमने
संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये बहुत बार पूछा जाता है कि एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन यानी कि कानून का शासन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स ये पूछे जाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो। न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और शीर्ष शक्तियां केंद्र के पास। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो यही एक तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। जर्मनी से हमने क्या लिया है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपातकाल जो है, आपातकाल का सिद्धांत है, ये हमने जर्मनी से लिया है। सोवियत संघ से क्या लिया है, तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अपना जो मूल अधिकार होता है, ये फंडामेंटल राइट्स हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने सोवियत संघ से ली हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि संविधान हमने बना दिया, अगर आगे चलकर कुछ उसमें अपडेट करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी। जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। तो भारत के संविधान में इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता, आप देखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता चलती है। पूरा भारत हो, उसमें ऐसा नहीं है कि दो नागरिकता होगी। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप भारत के ही निवासी हैं। अब अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप भारत के निवासी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपको यूपी की नागरिकता लेनी पड़ेगी फिर पंजाब की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो एकल नागरिकता है हमारे देश में। और अगर कोई हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, भारत की। मतलब आप भारत के नागरिक रहकर किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते, या तो आप वहाँ के नागरिक हों या हमारे देश के नागरिक हों। भारत की नागरिकता अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर फिर ब्रिटेन के भी नागरिक बन गए, तो ब्रिटेन के नागरिक बनने के बाद आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा नहीं है, मतलब कि हमने इस देश से संविधान का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। तो डेनमार्क से, फ्रांस से, आयरलैंड से या अमेरिका से। तो हमने इन तीनों से तो लिया ही है, लेकिन डेनमार्क के संविधान से हमने कुछ नहीं उठाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की बात आ रही है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ये हमने अमेरिका से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी जो सिद्धांत है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने आपको पता है जर्मनी से लिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा से प्राप्त करता है? हमने कहाँ से प्रेरणा ली है इस शब्द को अपने संविधान में शामिल करने के लिए? समाजवाद। फ्रांस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से, जर्मन की क्रांति से या रशियन क्रांति से? तो रशियन क्रांति से हमने ये समाजवाद शब्द लिया है अपने संविधान की प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने जो संविधान की प्रस्तावना है ना, इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो हमारे संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर आप नोट देखेंगे, अगर आपके पास जो नोट होता है उसमें भी आप देखेंगे कि 22 भाषाएं वो मेंशन होती हैं। तो 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। जो हमारा मूल संविधान था ना, जो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, तो केवल उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। लेकिन अब देखा जाए तो टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनिए। जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया। और किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले कितनी थी? 14 भाषाएं। तो जो 15वीं भाषा थी ये सिंधी भाषा थी, इसे 21वें संविधान संशोधन करके शामिल किया गया। उसके बाद
ये देखिए आप, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में शामिल किया गया। उसके बाद 1992 में 3 और भाषाओं को शामिल किया गया 71वां संविधान संशोधन करके। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 92nd संविधान संशोधन करके शामिल किया गया। ये तीनों बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आप देखेंगे ना, ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा ही प्रश्न। तो 21, 71 और 92, अगर आप टोटल भी करें तो 112, 279, तो 3 संशोधन है, 21, 71, 92। 21 में सिंधी भाषा, 71 में 71वें संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो कितने भाग हैं आप बताइए? 22 भाग हैं कि नहीं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 72 है ना, ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका परिविलंबन, परिहार और लघुकरण, यानी कि उसका जो परिहार, परिलंबन, ये सब बताया गया है। मैंने जो राष्ट्रपति की वीडियो पढ़ाई है ना, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जो राज्य का राज्यपाल है, उसको जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत शामिल है? 3 सूचियां होती हैं ना, तो समवर्ती सूची में कौन सा आता है भाग? वन, पुलिस, व्यापार या रक्षा? तो वन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो भारतीय संविधान में कार्य व दायित्व यानी कि जो भी काम है, जैसे राज्य और केंद्र, 2 शक्तियां हैं ना, तो दोनों में विवाद होता रहेगा, इसीलिए इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बांट दी गई है, इनके जो कार्य हैं बांट दिए गए हैं। जो संघ सूची के अंदर कार्य आते हैं वो उसको सिर्फ उसमें दखल किसका होगा? केंद्र का। जो राज्य सूची के अंतर्गत कार्य आते हैं उसमें राज्य का दखल होगा। जो समवर्ती सूची के अंतर्गत कार्य आते हैं उसमें संघ और राज्य ये दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। संघ सूची का जो होगा उसमें केवल संघ कानून बना सकता है, संघ का मतलब होता है केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची में जो सूची में बताया गया है उसके लिए राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो 42वें संशोधन 1976 के तहत 5 विषय शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। पहले ये राज्य सूची में था, लेकिन बाद में से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं। तो जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इस जीने का अधिकार है, आप खुद अपनी जान भी नहीं ले सकते, यानी कि अगर आप सुसाइड करते हैं ना, तो तब भी आपको जेल ले जाया जाएगा, क्योंकि आपको भी अपनी जिंदगी छीनने का अधिकार नहीं है। तो जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है ये आपको बताना है। ये आता है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो हम जो भी ये फंडामेंटल राइट्स है ना, मूल अधिकार, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। तो अनुच्छेद सबसे पहले 14 से 18 में समानता का अधिकार है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया है, धर्म की स्वतंत्रता का। और अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार बताए गए हैं। और अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। तो इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 ए के तहत अपना नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप देखेंगे तो बहुत से राज्यों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, कुछ विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 बी के तहत असम राज्य के लिए, 371 सी के तहत मणिपुर राज्य के लिए, और 371 डी के तहत आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ये सारे पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं।
तो भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है कि जो कानून बनाने हैं उसमें नए राज्यों का कैसे गठन होगा, सीमाओं में कैसे किसी राज्य की सीमा बदली जा सकती है, इसके बारे में जो कानून है मतलब कि बताया गया है, ये संबंधित वर्णन किया गया है, ये किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्यों का गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कैसे होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो ऑप्शन में दिए गए थे ना, ये सारे कहाँ गया ना, ये सब मैंने बता दिया आपको क्या क्या बाकियों के अनुच्छेद में है। तो अब आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो मैंने आपको अभी बताया ना, जो फंडामेंटल राइट्स है वहां पर मैंने डायग्राम में बताया था कि समानता का अधिकार, तो सबसे पहले समानता का ही अधिकार है। तो समानता का अधिकार आप 14 से 18 में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप देखिए समानता का अधिकार 14 से 18। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद जो 17 है ना, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी है ना, जो अनटचेबिलिटी का खात्मा करना। ऑप्शन ए का सही जवाब है अनुच्छेद 17। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। तो समानता का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है, अभी हमने पढ़ा कौन सा, 14 से 18, ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये पिछले वाला हो गया ना, हाँ। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, जो माइनॉरिटी है उनके हितों की रक्षा से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है हमारा जो आर्टिकल है अपना 29 बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है। अस्पृश्यता और अल्पसंख्यक वाला जो ना अनुच्छेद है, इसको तो रट लीजिए। मैंने देखा कि रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं उसमें किसमें बताया गया है कि जो राज्य ग्राम पंचायत है ना, उनका संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो पहले उपाधियां होती थी ना राजा महाराजाओं की, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारी उपाधियां थी। तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि अब हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी है, गणराज्य है, लोकतंत्र है, तो कोई उपाधि नहीं रहेगी डेमोक्रेसी में। तो इसका अंत किस अनुच्छेद से किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 ये देखिए उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। जो हम बजट पेश करते हैं ना हर साल, तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं, सेंट्रल बजट जो पेश होता है हर साल 1 फरवरी को, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग है। 21 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 368 किससे संबंधित है। तो संविधान के 368 जो अपना अनुच्छेद है, ये संबंधित है उसमें संशोधन करने से, अमेंडमेंट करने से। तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, ये निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो जो 10वीं अनुसूची है ना, यह है दल बदल विरोधी के बारे में। दल बदल, जो एक नेता एक मतलब कि एक पार्टी में है, जीत कर दूसरी पार्टी में चला गया, दल बदल करना, तो उसके विरोध में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब टोटल 12 अनुसूचियां हैं, तो इन 12 अनुसूचियों को मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, तो आप एक बार पढ़ लेना अभी, क्योंकि मैं तो आपको एक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आप डिटेल में एक बार देख लेना। आगे चलते हैं। तो डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, उद्देशिका मतलब होता है प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इन 3 शब्दों को शामिल किया गया,
लेकिन जो संशोधन होता है ये किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो अनुच्छेद 368 संविधान में जो संशोधन होता है उसके अनुसार ये 3 शब्द संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। तो अब हम आगे चलते हैं। तो प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जिसके की पॉइंट्स हैं ना सारे प्रस्तावना के, वो बता देता हूँ। तो भारत कैसा होगा इसमें बताया गया है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, दूसरे के डिसीजन से अफेक्ट नहीं होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। और इसमें 3 न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और स्वतंत्रता की बात की गई है कि विचारों की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो। और समता की बात की गई है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और केशवानंद भारती जो वाद हुआ था, जो केस था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। और के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो पूछे जाते हैं प्रस्तावना से, मैं सारे बता दिए आपको। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो कौन से संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत की संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये कौन सा संशोधन था? 42वां 42nd ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? तो 42nd, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ना। आगे चलते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जो प्रस्तावना में गणतंत्र है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि देश का प्रधान वंशानुगत होगा? नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि वंशानुगत होगा कि जो प्रधानमंत्री है उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये गलत है। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक होगा। यहाँ पर गणतंत्र का अर्थ बताना है आपको, जो सही लग रहा है वो नहीं। कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा या ऊपर में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा कि जो देश का प्रधान होगा ना, जो देश का सर्वोच्च होगा, वो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, यानी कि चुनकर आएगा, निर्वाचित होकर आएगा। अपनी मर्जी से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जनता चुनेगी, निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, इसका मतलब है गणतांत्रिक राज्य। आगे चलते हैं। तो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो राजशाही और एक होता है गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख यानी कि आमतौर पर राजा या रानी होता है और उसके उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, यानी राजा का बेटा फिर बनेगा। जैसे कि ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में आप कहेंगे वहां पर तो चुना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, देश का जो सर्वोच्च होता है, जैसे हमारे भारत में जो देश का सर्वोच्च मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। और आप कहेंगे राष्ट्रपति का तो चुनाव होता नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए क्या होता है कि हम चुनकर किसको भेजते हैं। तो हम चुनकर मंत्रिमंडल को, जो प्रधानमंत्री हैं, बाकी जो एमपीएन को चुनकर भेजते हैं ना। तो उसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट चुनाव होता है, यानी जनता जिनको चुनकर भेजती है वो चुने गए नुमाइंदे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये भी निर्वाचित हुआ ना, वंशानुगत तो नहीं हुआ। तो इसे कहा जाएगा गणतंत्र। लेकिन राजशाही में क्या है, जैसे ब्रिटेन में क्या है आपको पता है, पहले रानी थी, क्वीन थी, फिर अब किंग आ गए। उनका जो सर्वोच्च मुखिया है वो तो किंग है। वहाँ डेमोक्रेसी वहाँ भी है, लोकतांत्रिक राज्य वहाँ भी है। लेकिन जो जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है, वहाँ रानी को निर्वाचित नहीं किया जाता, बल्कि जो उनके उत्तराधिकारिता के माध्यम से ही पद पर आसीन होते हैं। समझ गए? हम आगे चलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो कि प्राकृतिकीकरण यानी कि नेचुरल रूप से उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो भारत में वो कितने साल तक रहेगा तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं मिल जाएगी, वो एलिजिबल होगा। एक फ़र्क होता है, देखिए एलिजिबिलिटी में और मिल जाने में फ़र्क है। एलिजिबल का मतलब है कि हाँ, वो अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए, ज़रूरी नहीं है उसे मिल जाए। आप समझ गए? अप्लाई कर सकता है। तो 12 साल जो भारत में रह लिया हो, वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देख, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल रहा हो तथा नागरिकता अधिनियम की जो तीसरी अनुसूची है उसमें सारी योग्यताओं को पूरा करता हो। तीसरी अनुसूची में बताया गया कि भैया कौन व्यक्ति है जो नागरिक बन सकता है, वो सारी उस मतलब उसको पूरा करता हो क्राइटेरिया को, तब वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब आगे चलते हैं।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 5 से 11 है, ये नागरिकता से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो देखिए भाग 1 जो आप देख रहे हैं, इसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं। ये संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में जो हमें से प्रश्न पूछा गया था, 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। ये मैंने आपको एक अनुच्छेद वाली ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ज़्यादातर ये पूछा जाता है अनुच्छेद 5 वाला, शुरू होता है ना 5 से, और यह है नागरिकता। तो पंचमी नाग पंचमी इसका ट्रिक थी कि 5 पंचमी और नाग यानी कि नागरिकता वाला। 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। 12 से 35 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और 51 ए मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ये वाला 44th। जो 44th संविधान संशोधन था 1978, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में जो हुआ था, उसके तहत मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। एक कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। मैंने आपको बताया ना, अल्पसंख्यक वाला और अनटचेबिलिटी वाला, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के अंतर्गत क्या है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध वाला आपको बताना है कौन सा है। फंडामेंटल राइट तो 23 और 24। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताया कि 23 और 24। इस डायग्राम में मैंने आपको सारा बताया था ना कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर आप देखिए 23-24 कौन सा है? शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार। तो मूल अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो भी देख लीजिए। तो जो 44th संविधान संशोधन अभी हुआ था, हमने पढ़ा था ना, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। और मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट प्रदान की गई। और राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब इमरजेंसी लग जाती है तो आपके स्वतः ही खत्म हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, उसका मतलब क्या है, ये हमें बताना है। तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं। हाँ, यही कथन सही है, पहला ही कथन सही है कि अगर आप में से किसी को लगता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनका हनन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास इतनी पावर है। आप वैसे तो किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से क्या, पहले आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं। पर वैसे आप कोई भी केस देखें तो पहले आप लोअर कोर्ट में जाते हैं ना, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये समानता के अधिकार में आता है और ये अनुच्छेद 15 में आता है, धर्म का अधिकार। धर्म के आधार पर मतलब भेदभाव नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? जो अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। समानता वाला है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, ये समानता के अधिकार में आता है। यानी कि 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार है ना, तो 15 भी इसी के बीच में ही आएगा। 14 में क्या है कि कानून के सामने सभी समान हैं।
15 में क्या आता है कि धर्म, अभी जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये 15 में आता है। धर्म, उसके मूल वंश, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में क्या आता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 में क्या है कि अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान होगा। 18 में है कि उपाधियों का उन्मूलन यानी कि उपाधियों का अंत होगा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उस व्यक्ति की घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करती है ना, तो कितने घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसे जेल में बंद कर दिया गिरफ्तार करके। तो एक सीमा बताई गई है, समय सीमा, कितने घंटों के मतलब अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो 24 घंटों के अंदर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो भारतीय संविधान का भाग 4A इससे संबंधित है। तो जो 4A है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। तो भारत निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसे 42 संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक बार बता देता हूँ आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो देखिए, जो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, यानी कि जो हमारा संविधान जब बना था, तैयार हुआ था, मूल संविधान था, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो बताया गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जो हम नागरिक हैं, नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स क्या मिलेंगे, उनको अधिकार क्या मिलेंगे, ये बताया गया, लेकिन उनकी ड्यूटीज क्या होंगी ये नहीं बताया गया। तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग स्थान होना चाहिए। कौन सी समिति ने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और भाग 4A में यह शामिल किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51A। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। भाग कौन सा? 4A। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A। तो देखिए, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 0, शून्य। कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में। 42वां संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया 1976 में। और उसके बाद एक संविधान संशोधन और किया गया 86वां 2002 में, और एक कर्तव्य को और शामिल कर लिया गया। तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में कोई नहीं था। 42वां संशोधन करके हमने 10 ऐड किए कर्तव्य, और 86वां संशोधन करके हमने एक और अपना कर्तव्य ऐड कर दिया। अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और महात्मा गांधी का एक कोट है कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे चलते हैं। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, यहाँ सबकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैंने देखे हैं, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए ना, 11 ही हैं तो पढ़ लेते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, कि अगर आपको देश की सेवा के लिए बुलाया जाए तो उसके लिए आप तत्पर रहें। पांचवा कर्तव्य क्या हो कि भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा कर्तव्य क्या है कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, जो हमारी परंपरा रही है उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
सातवां क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ये बहुत है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें आप, इसका मतलब भावना का विकास करें। नौवां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। 11वां क्या है, ये बाद में जोड़ा गया था, जो हमने पढ़ा ना कि पहले मूल संविधान में 0 थे, फिर 1976 में 42वां संशोधन हुआ तो कितने 10 शामिल हुए, और बाद में 2002 में 81वां संशोधन करके ये वाला कर्तव्य शामिल किया गया। ये बाद में सबसे कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता-पिता या उनके जो गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये उनका मौलिक कर्तव्य होगा। ये बाद में शामिल किया गया, ठीक है? मतलब कौन-सा संशोधन? तो अपना 86 संशोधन, और 2002 में ये 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। अब हम आगे चलते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन-सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 2002 में कौन-सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन-सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया? यानी कि कौन-सा बाद में अतिरिक्त 11वां अपना कर्तव्य शामिल किया गया था? वही पढ़ाई वाला था। आप देखिए कहाँ पर, ये रहा। यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो मतलब कि जो शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, जो उनके पिता या गार्जियन हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इस समिति ने कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, इन्हें संविधान में शामिल करना चाहिए। ये कहा था स्वर्ण सिंह समिति ने। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, आप देख रहे हैं कितनी बार प्रश्न पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो बताइए, 2002 में। तो आगे चलते हैं। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसकी नियुक्ति ना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? निषेधाधिकार का मतलब होता है वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है, ये किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति के पास? अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 से उपबंधित है। तो वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो, एक होता है पॉकेट वीटो। तो पूर्ण वीटो क्या होता है कि विधेयक यानी कोई बिल है, उस पर सहमति को रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा जाता है। मतलब पूर्ण रूप से वीटो लगा दिया उस पे। एक होता है निलंबनकारी वीटो, कि संसद को विचार के साथ या बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबित वीटो कहा जाता है। और पॉकेट वीटो क्या होता है कि विधेयक मतलब बिल पर कोई कार्रवाई ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है, कि एक तरह से अपने पॉकेट में रख दिया, भैया अब इस पे विचार नहीं किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, पर इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो चौथा ऐसा कौन सा है जो कि है ही नहीं, आपातकाल की घोषणा के अधिकार ही नहीं है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, हाँ ये सही है। 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ये भी सही है। 356 के तहत राज्यों में आपातकाल, ये तो लगते रहते हैं राष्ट्रपति शासन, ये भी सही है। 358 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, तो हेल्थ के लिए इमरजेंसी, ये वाला नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य है? यानी कि किसी को राष्ट्रपति बनना है ना, तो कौन सी शर्त जरूरी है? अरे नहीं है, अनिवार्य नहीं है, सॉरी, अनिवार्य नहीं है। तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यही अनिवार्य नहीं है। तो पहले ही कथन गलत हो गया। भारत का नागरिक तो इसको तो होना ही चाहिए। कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन संसद में 10 वर्ष का अनुभव हो तभी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा नहीं है।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि ये अनिवार्य नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। महाअभियोग यानी कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है ना, ये किस अनुच्छेद में शामिल है, ये आपको बताना है। महाअभियोग की प्रक्रिया, यह है अपना कौन सा अनुच्छेद 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर हटाए जाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान का जो उल्लंघन करेगा तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 161 के तहत चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में शामिल होते हैं, तो संसद जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, इसके कितने अंग होते हैं? भारत की संसद में क्या क्या शामिल होता है, ये आपको बताना है। शामिल क्या क्या होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा नहीं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर इसे हम कहते हैं संसद। कोई भी बिल मतलब कानून बनता है तो उसको पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास कराते हैं, मतलब कि दोनों सदनों में पास कराया जाता है। उस पर राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है, साइन होता है, तब जाके वो बिल कानून बनता है। ये संसद को ये ना कानून बनाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं इसमें। तो भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो इसमें बताया गया है जो संसद है उसका कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपको पता है ना कि उसमें संसद में बैठकें होती हैं, संसद की जब कार्यवाही चलती है तो कितने दिनों तक अगर कोई व्यक्ति वहां पर एब्सेंट रहता है तो उसको उसकी सीट के मतलब कि उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, उसको उसके सीट से हटा दिया जाता है। ये आपको बताना है 60, 15, 45 या 30। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है 2 महीने। 2 महीनों का मतलब होता है 60, 60, यानी कि वो 60 दिन की अवधि तक अगर जो भी बैठकें संसद की जो बैठक होती है उसमें अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसको उसकी सीट से रिक्त घोषित किया जा सकता है, यानी कि उसको उसके पद से वहां से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संसद के अंग हैं तथा इसी के अंतर्गत कोई भी संसद सदस्य यदि सदन की अनुमति के बिना, यानी अगर उसके उनके पास कोई वाजिब कारण है, सदन से अनुमति ली है तब तो सही है, पर अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहते हैं, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। आगे चलते हैं कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद की जो बैठक होती है, सत्र चलते हैं ना, तो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है, ये आपको बताना है। तो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। ऑप्शन डी का सही जवाब है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीनों का अंतराल होता है, अर्थात संसद के सत्रों को कम से कम वर्ष में 2 बार तो बुलाया जाना ही चाहिए। 2 बार मतलब हो गया ना, 12 महीने साल में होते हैं, तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक तो होनी ही चाहिए साल में। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट, जो कि सबसे लंबा सत्र होता है, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं, पर 2 सत्र तो बुलाए जाने जरूरी ही हैं, क्योंकि 6 महीनों के अंदर हमें ये मतलब 6 महीनों के गैप के अंदर अंदर 2 सत्रों को बैठाना जरूरी है। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में जो राज्यसभा है ना, सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में 250। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के प्रावधान की राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आगे चलते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति भी हैं और वो राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो 2 पदों पर हैं। तो उनको जो सैलरी मिलती है ना, वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलती, बल्कि जो वो सभापति के रूप में काम करते हैं ना, उसके लिए उनको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आगे चलते हैं। तो राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा में
कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो राज्यसभा में आधिकारिक 250 सदस्य होंगे, 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाएगा। आगे चलते हैं कि भारत की संसद के उच्च सदन कौन सी है? तो जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा और निम्न सदन है कौन सी अपना ये लोकसभा। तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह कभी भंग नहीं होती। तो पहला ही कथन सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह हर 6 वर्ष के बाद भंग हो जाती है। जब मैंने बता दिया कभी भंग होती नहीं, तो 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष ये तो आएगा ही नहीं। ये कभी भंग नहीं होती। तो आगे चलते हैं कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न छूट गया पीछे, ये रहा। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जिसे कोरम कहा जाता है, कितनी होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए लोकसभा की बैठक हुई है, तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित होंगे तभी वो बैठक चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का मना है 4 सदस्य पहुंचे और लोकसभा की बैठक हो गई, नहीं। कितने सदस्य न्यूनतम होने चाहिए? तो न्यूनतम होने चाहिए अपना ये रहा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या के, मान लीजिए लोकसभा में उस समय को टोटल जो स्ट्रेंथ है 500 की है, 500 का 1/10 होगा 50 कि 50 सदस्य बैठेंगे तभी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या अर्थात सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा आवश्यक है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक नहीं रहता, तो मैंने आपको बता ही दिया, इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? देख रहे हैं आप कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पहले स्पीकर कौन थे, बताइए। ये थे अपने मावलंकर साहब। तो जी.वी. मावलंकर ये भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ना, इलेक्शन हुआ था, ये हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो जो मंत्रिपरिषद होता है ना, जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आपको बताना है। ये कहा गया है अनुच्छेद 75(3) में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अब आगे देखते हैं, ये रहा कि भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो पीछे है ना, ये इसमें इसी की एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। आगे चलते हैं। तो भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर संघीय कार्यपालिका कहा गया है, तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का, आपको पता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं भारत में। आगे देखते हैं कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसके द्वारा किसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को इन्हें हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को इनको भी हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को इनको भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री को नहीं। प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता। अगर इनके पास बहुमत नहीं है तो वैसे ही हट जाएंगे, इनको हटना पड़ेगा, इनको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा ना संसद में। तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए चलाई जाती है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की एक प्रक्रिया है। का उल्लेख अनुच्छेद 61, 124(4), 5, 217 और 218 में मिलता है। दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उस रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय, यानी कि सेम उसी तरह। और उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जिसे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है जैसे कोई प्रधानमंत्री
कि जो कुर्सी अचानक से खाली हो गई, तो जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? उसका मतलब होता है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह नहीं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ही थे। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछा गया है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे अपने गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी तब इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। और मोरारजी देसाई जो हैं, ये सबसे अधिक उम्र में पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे, और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। जो मोरारजी देसाई थे ना, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में। तो गुलजारी लाल नंदा ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, यानी कि ना वो लोकसभा का सदस्य है, ना वो राज्यसभा का सदस्य है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना होगा। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री हैं जो, जब वो बताते हैं ना कि ये मेरा पर्यावरण मंत्री हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही चुनते हैं अपने मंत्रियों में से। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसे जनता ने चुनकर भेजा है, जनता के चुनकर भेजने का मतलब क्या है? कि वो लोकसभा में होगा। तो दोनों सदनों का सदस्य जो भी चुनकर आया है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सदनों का सदस्य उस समय हो। उसका होना ज़रूरी है, पर उस समय, जैसे मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को अपना फ़ॉरेन मिनिस्टर बना दीजिए, मान लीजिए फ़ॉरेन मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं, ना वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो वो उस समय फ़ॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर इन दोनों में से, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में से उसका सदस्य होना पड़ेगा। या तो वो लोकसभा में चुने जाएँ या राज्यसभा में। इन दोनों सदनों में से उन्हें जाना पड़ेगा, मतलब उनमें होना पड़ेगा। लेकिन उस समय तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बन पाएँगे, 6 महीने तक तो वो बने रहेंगे। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन गए, फिर तो जब तक वो रहेंगे। लेकिन अगर वो लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाए, तो 6 महीने तक तो बने रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, बनाया है अपने मंत्रिपरिषद में। तो ठीक है, 6 महीने के अंदर उन्हें बनना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के पद के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अगर वो लोकसभा का सदस्य है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य की आयु 25 वर्ष नहीं हो सकती। तो 25 वर्ष अगर वो लोकसभा का सदस्य है, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो भारत के प्रधानमंत्री के पद नामित हेतु किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? आयु सीमा है 65 वर्ष। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा 62 वर्ष है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 साल। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है यहाँ पर, यतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब क्या होता है यतो धर्मस्ततो जया? कि जहाँ धर्म है वहाँ जय, जय यानी जीत है। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म वहाँ की जय, वहाँ जीत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में वर्णित है। तो संशोधन की शक्ति आपको पता है कौन सा अनुच्छेद है? 368। हम संशोधन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन जब संविधान लागू हुआ ना, उसके अगले ही साल, तो 1951 में पहला संशोधन कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल कर लिया गया। पहला जो हमारा संविधान बना था ना, मूल संविधान, उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियों को, बाकी की जो 4 अनुसूची हैं, इन्हें संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया। तो पहला जो संशोधन हुआ ना, इसी में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। देखिए, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची शामिल की गई 1951 में। ये भूमि सुधार से संबंधित थी।
52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया 1985 में। ये दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है। 73 संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया 1992-93 में। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची के तहत 74 संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को शामिल किया गया। तो ये 9, 10, 11, 12 इन अनुसूचियों को बाद में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किए गए थे, जो कि हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो देख लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में व्यापक यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसीलिए इसे लघु संविधान के रूप में कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में किया गया था। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है। तो अगला प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण के दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश में भूमि समझौता हुआ है, ये किस संशोधन के तहत हुआ है, ये आपको बताना है। ये जो हमारा 100वां संवैधानिक संशोधन था, जो कि 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 100वां संविधान संशोधन विधेयक, ये पूछा गया है। तो अगर देखिए आप, 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि संधि के अनुसार 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। कुछ मतलब कि सीमा थी, कुछ जगह थी वो बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ बांग्लादेश की जगह भारत ने ले ली, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी वो पड़ रहा था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99 में संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है, जो ऑप्शन में दिया गया है। और 101वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत जीएसटी लागू की गई। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को खत्म करता है? तो संपत्ति का अधिकार खत्म करता है 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो हमारा ये वाला कौन सा 42 इसे मिनी संविधान संशोधन यानी मिनी संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो पंचायती राज की स्थापना के लिए कौन सा प्रदान किया गया है? तो इसके लिए किया गया अपना ये वाला कौन सा 73वां। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। और जो 74वां संविधान संशोधन है, इसके तहत 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस संविधान के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपको पता है कि पहले कितनी भाषाएं थी उसमें मूल संविधान में, बाद में कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है, मैंने पढ़ाया ना सब में। अपना कौन सा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को सबसे बाद में शामिल किया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। तो 21, 71, 92 यहाँ पर शामिल किया गया था। तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है। यहाँ हमने पढ़ा था कि 21वें के तहत सिंधी भाषा को, पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को शामिल किया गया था। 71वें के साथ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और 92वें संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। तो यहाँ पर हमारी आज वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए ना हमारी, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, कलरफुल नोट्स हैं पूरे। और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा करंट अफेयर चाहिए तो उसके नोट्स भी हमारे व्हाट्सएप से बाय कर सकते हैं। इसकी वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, पूरा मैराथन वीडियो है, आप देख लीजिए। इससे बाहर करंट अफेयर नहीं आएगा। और जो टेलीग्राम है, इससे आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको अपडेट वगैरह और जो पीडीएफ वगैरह यहाँ पर मिलती रहती हैं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी है वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।